डेट आज 1 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल विवेक ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। देखो, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार करंट अफेयर के लेक्चर में ही। जब गवर्नमेंट ने भारत 22 नाम का एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ट्रेड फंड रिलीज किया था, तब हमने ये डिस्कस किया था। तो समझ लेते हैं थोड़ा क्या होता है ये। देखो, आप शेयर के बारे में तो जानते हो, शेयर क्या होता है। शेयर ये एक कागज है, इस पे लिखा है शेयर, कितने रुपए का इसकी वैल्यू लिखी है। और जब भी किसी कंपनी का खरीदोगे तो उस कंपनी को जितना लाभ होगा उतना लाभ आपको मिलेगा, जितना हानि होगी इतनी हानि आप ही की भी होगी। तो पहले तो ये ऑफलाइन खरीदे जाते थे। ब्रोकर होते हैं कुछ ब्रोकर, वो ब्रोकर के पास आप जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, अकाउंट खुलवाते थे। इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट, जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो, निकालते हो, लोन लेते हो, उसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ऐसे शेयर या बॉन्ड खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है आपको। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके बारे में भी आप जानते हो क्या होता है, इन सब के बारे में। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ETF के बारे में। तो शेयर आप जानते हो, ऑनलाइन भी आजकल खरीद सकते हो शेयर आप। बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे अपस्टॉक है, अपस्टॉक के जरिए, जीरोथा के जरिए खरीद सकते हो, ग्रो के जरिए खरीद सकते हो। तो इनके जरिए खरीद सकते हो आप। तो शेयर में क्या होता है, जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है, 200 का है, 1000 का है, आप खरीद सकते हो इस तरह से। लेकिन गवर्नमेंट जो कंपनी होती है ना, उनका शेयर क्या था, बहुत ही महंगा था। मान लो कोई ONGC कंपनी है, ONGC कंपनी के बारे में जानते हो गवर्नमेंट की। मान लो दूसरी भेल कंपनी है, भेल। तीसरी मान लो गेल कंपनी है। ये सब गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। गेल कंपनी है, या मान लो BSNL के बारे में तो सबने सुना होगा, BSNL कंपनी है। तो ये कंपनियां हैं सारी। तो इनके शेयर गवर्नमेंट रिलीज करना चाहती है मार्केट में। अभी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, मान लो इनकी 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है, यानी कि सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट के पास है, 100% सबके। लेकिन गवर्नमेंट रिलीज करना चाहती है। अब ये अगर मान लो ये कुछ रिलीज करना चाहती है, अगर मान लो इसे, मान लो स्टॉक एक्सचेंज में ये रजिस्टर कराती है अपने आप को, या शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराती है, तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से, जब पहली बार ये अपना शेयर रिलीज करेंगे तो एटलीस्ट इन्हें 10% तक अपना शेयर मार्केट में रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि 10% देने पड़ेंगे मार्केट में, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन इससे बच के ये क्या करती है कि ये चाहती है कि हम ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपनी नहीं देना चाहते, किसी को कम देना चाहते हैं, मान लो 1%, 2% या 3%। तो ये क्या करती हैं, फिर अपना मार्केट में शेयर रिलीज कर देती हैं। ONGC, भेल, गेल, BSNL सारी कंपनी रिलीज कर देती हैं। अब इन्होंने शेयर रिलीज किया, ये सारी कंपनी ने रिलीज किया। मैं इसे मिटा लेता हूं, थोड़ी देर रुको। अब मान लो ONGC ने अपना शेयर मार्केट में रिलीज किया, तो इसका शेयर का दाम मान लो 1200 रुपये था, इसका शेयर का दाम मान लो 1800 रुपये था। एक शेयर का दाम, एक शेयर का प्राइस की बात कर रहे हैं हम। इसका मान लो 500 नहीं, 500 तो कम होगा, मान लो 900 रुपये था। इसका मान लो BSNL का ये 1000 रुपये था। तो इनके शेयर काफ़ी महंगे हैं। और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, मान लो आप या हम जैसे लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि भाई साहब हम ये 1200, 1800, 900, 1000 रुपये के शेयर खरीद सकें। मान लो हमारे पास तो सिर्फ 200 ही रुपये हैं या 400 ही रुपये हैं, तो हम जैसे लोग तो नहीं खरीद सकते इतना बड़ा शेयर। बहुत सारे शेयर खरीदने हो तो हम उसका तो सोच ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई साहब देखो, जो छोटे इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर मतलब निवेश करने वाले, निवेशक बोलते हैं हिंदी में। इन्वेस्टर वही हो गए जो शेयर को खरीदते हैं। जैसे आप हम जैसे लोग शेयर को खरीदेंगे तो हम हो गए इन्वेस्टर कंपनी के लिए। तो हम तो इनका शेयर खरीद नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो भाई साहब ऐसा करो, आप एक जगह आओ सारे, ONGC, भेल, गेल, BSNL, ये एक जगह आओ और एक इस डिब्बे में अपना शेयर डालो सारे। अब इनके शेयर, एक शेयर का दाम 1200, 1800, 900, 1000, इन सबको जोड़ दें तो कितना हो गया, 1200, 1800, 3000 और ये 2000, 5000, तो कितना हो गया, ये हो गया 5000। 5000 हो गया इनका वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू सबका मिला के, इन सबके शेयर का मिला के एक शेयर का वैल्यू हो गया 5000। अब गवर्नमेंट ने कहा अब तुम ना इसे ना 100 टुकड़ों में तोड़ दो, 100 टुकड़ों में तोड़ दो। अब मान लो इसके 100 टुकड़े बना दिए, मान लो ये 100 हो गए, 5000 को 100 से भाग कर दो आप,
100 से भाग कर देंगे तो एक शेयर के दाम कितना हो गया, 50 रुपये। अब यानी कि जो ये आया है शेयर, इसे बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्योंकि क्या किया, जो पहले एक बंदा, कोई छोटे इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते थे, सारी कंपनी एक साथ आई और इन्होंने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाया और ये शेयर कम दाम में तोड़ दिया। यानी कि 5000 एक शेयर की वैल्यू थी इनकी अलग से, मतलब टोटल वैल्यू, और अलग अलग की वैल्यू 1200, 1800, 900, 1000 वैल्यू थी। लेकिन इन्होंने एक डिब्बे में, बास्केट में डाले सारे शेयर, अपने एक एक शेयर, और उनकी वैल्यू 100 टुकड़ों में तोड़ दी, मान लो 100 में या 1000 में ऐसे तोड़ दी। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, एक एक्सचेंज ट्रेड फंड ये हो गया, एक्सचेंज ट्रेड फंड 50 रुपये। अब हम जैसे लोग खरीद सकते हैं, मान लो मेरे पास जब 400 रुपये या 200 रुपये थे, तो मैं 4 इसके ETF खरीद सकता हूँ। अब इन्हें ETF बोलेंगे। यानी कि क्या हुआ, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपना जो शेयर है उसका वैल्यू कम करने के लिए, ताकि छोटे इन्वेस्टर भी आए, तो एक साथ आती हैं, एक बास्केट में डालती हैं अपना सारे शेयर, एक एक शेयर, और फिर उसकी वैल्यू कम कर देती हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर खरीद सकें। तो ये हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसा इसके नाम में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको देखो एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम, ट्रेड भी कर सकते हैं। यानी कि देखो स्टॉक मार्केट में जाके हम इस ट्रेड यानी कि बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं किसी को, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी का है, रिस्क कम है, यानी कि पैसा तो मिलेगा ही। मान लो जितना अब इस पर फायदा हो वापस कंपनी खरीद लेगी, ये जो इन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाया है वापस गवर्नमेंट खरीद लेगी इन्हें, कहेगी भाई साहब लाओ, आपने 50 रुपये का खरीदा था, हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लाओ वापस दो हमारा शेयर, 60 रुपये में दे दो, तो ये खरीद सकते हैं वापस, गवर्नमेंट खरीद सकती है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको समझ आ गया होगा क्या है, म्यूचुअल फंड की तरह ये एक तरह से। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इन्वेस्टर आते हैं एक साथ, और इसमें कंपनियां आती हैं एक साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। म्यूचुअल फंड भी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो ये आप समझ गए होंगे क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फर्स्ट टॉपिक है असेट अंडर मैनेजमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज में किस लिए है, आप सबको पता है। देखो जो गौतम अडानी है, उनका जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, उसकी जो असेट मार्केटिंग है यानी कि असेट वैल्यू है वो कम हो गई है। यानी कि उसके जो शेयर हैं, शेयर की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है और उसे लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और जिस भी कंपनी ने या किसी भी आदमी ने अडानी ग्रुप कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, तो नुकसान तो उनको भी हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने मान लो पहले 1000 रुपये का एक शेयर खरीदा था, उसकी वैल्यू कम हो गई तो उनका नुकसान हुआ। तो LIC कंपनी ने भी इसके शेयर खरीद रखे थे, तो LIC ने अभी कहा है कि हमने जो अडानी ग्रुप के शेयर खरीद रखे थे वो 1% से भी कम हैं, जो हमारी असेट अंडर मैनेजमेंट एट बुक वैल्यू में आते हैं। तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट क्या है और बुक वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम इसमें। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, असेट आप जानते हो संपत्ति को बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है संपत्ति में, शेयर, बॉन्ड या आपकी कैपिटल, जो आपके पास पैसा है या आपकी प्रॉपर्टी, सब असेट में ही आते हैं। तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हिंदी में बोलेंगे वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्थान है कोई, जैसे बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या म्यूचुअल फंड या हेज फंड हो गया। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इन्वेस्ट करते हैं कुछ, जैसे किसी का शेयर खरीदते हैं, जैसे LIC ने अडानी ग्रुप का शेयर खरीदा हुआ था, या फिर मान लो आपने इसका खरीदा हुआ है, LIC का शेयर खरीदा हुआ है, LIC ने भी तो अपने शेयर मार्केट में जारी कर रखे हैं, तो लोगों ने खरीदा हुआ है, या LIC से अपना जीवन बीमा करा रखा है, किस्त देते हो आप, बीमा इंश्योरेंस करा रखा, बीमा करा रखा, किस्त देते हो, तो आपके जो पैसे किस्त जा रहे हैं LIC के पास जा रहे हैं। तो ये टोटल जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उसको ही बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको वो ऑन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। यानी कि जैसे हम जैसे लोगों ने LIC का शेयर खरीद रखा है या इसमें पैसे जीवन बीमा करा रखा कुछ भी, तो हम क्लाइंट हो गए LIC के। तो हमारे जो पैसे ये लेके बैठा है LIC, क्योंकि हमने शेयर खरीदा तो पैसे इसे दिए LIC को, या हमने बीमा कराया पैसे LIC को दिए, तो हमारा जितना भी पैसा LIC के पास है वो पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है हम जैसे लोगों ने। तो LIC के पास जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको जो मैनेज कर रही है, उसको जो मालिक बनी बैठी है LIC, उस टोटल मार्केट वैल्यू है जो उसकी, उस मार्केट वैल्यू को बोलते हैं क्या, असेट अंडर मैनेजमेंट।
तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दो टर्म हो रहे हैं, इनके बारे में और समझेंगे हम। देखो जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इसको दो तरीके से या कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो देखो टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करके जितना हैंडल कर रही है कोई भी फर्म, जैसे एलआईसी जितना हैंडल कर रही है, जितनी पूंजी को हैंडल कर रही है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट निकल आएगी, एयूएम निकल आएगी। शॉर्टकट में हम असेट अंडर मैनेजमेंट को एयूएम बोलेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इंडिविजुअल क्लाइंट है जो उन्होंने कितनी मनी दी है उसको कैलकुलेट करके, तो कई तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और देखो असेट अंडर मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट ही तो है, जो आप जैसे हम जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शेयर खरीद रखा है एलआईसी का, तो इसकी वैल्यू ऐसा तो है नहीं फिक्स है, डेली घट बढ़ सकती है। जैसा शेयर का दाम घटेगा तो घटेगी वैल्यू, बढ़ेगी तो बढ़ेगा। तो इसका रिटर्न जो स्टॉक में म्यूचुअल फंड जितने भी हैं उनकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, उस हिसाब से ये फ्लक्चुएट करती रहती है डेली बेसिस पे। इंपोर्टेंस क्या है इस एयूएम की? इंपोर्टेंस ये देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन की इसकी वैल्यू पता चल जाती है, मार्केट वैल्यू कितनी है। और जब मार्केट वैल्यू पता चल जाती है तो कस्टमर को पता चल जाता है कि ये एलआईसी के भाई साहब ये पिछले महीने इतना था इसका मार्केट वैल्यू, अब इतना है, यानी कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। उस हिसाब से एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आम जैसे लोग, हम जैसे लोग, या कोई भी इन्वेस्टर है छोटा बड़ा वो इन्वेस्ट कर सकता है कि एलआईसी को चलो वैल्यू अच्छी चल रही है मार्केट वैल्यू, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो कस्टमर को पता चल जाता है, तो इसके हिसाब से कस्टमर इसके यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके शेयर खरीद सकते हैं। तो ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ये है, देखो कंपनी एक अपना जितना भी अमाउंट है, जो भी शेयर होल्डर हैं उनकी अमाउंट एक बुक में रजिस्टर करके रखती है। लेकिन जब मान लो अगर वो अपने शेयर बेचना चाहे, मतलब खरीदना चाहे, बेच तो दिए उसने, आप जैसे हम लोगों ने खरीद लिया एलआईसी के, तो अब मान लो वो आप जैसे आम लोग हैं जितने लोगों ने खरीद रखे हैं शेयर, अब वो चाहती है कि मैं शेयर मार्केट से अपने वापस खरीद लूँ, लिक्विडेट करना चाहती है। लिक्विडेट का मतलब अपने वापस खरीदना चाहती है अपने शेयर मार्केट से, और अपनी लायबिलिटी को देना चाहती है। लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी तो है जैसे आपने शेयर खरीदा एलआईसी का, तो जब भी आप चाहो बेच सकते हो एलआईसी का शेयर, और जब आपने बेच दिया तो इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी कि लायबिलिटी एक तरह से उत्तरदायित्व है। तो जब भी मान लो शेयर होल्डर की मनी, जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी मनी वो वापस देना चाहती है शेयर वापस खरीद के, तो ये जितना भी अमाउंट है ये बुक वैल्यू में काउंट होता है, बुक वैल्यू में। तो ये टोटल असेट्स जो भी कंपनी की बैलेंस शीट में होती है वो बुक वैल्यू होती है। फिर मार्केट वैल्यू, मार्केट जैसा इसके नाम में आ रहा है, यानी कि जितना उसके शेयर का मार्केट में दाम प्राइस चल रहा है, टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यानी कि टोटल शेयर जितने भी जारी कर रखे हैं मार्केट में, उनकी टोटल जितनी भी असेट है एलआईसी की, उस असेट की, संपत्ति की, चाहे शेयर में है, बॉन्ड में है, किसी में भी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है अभी में, या चाहे उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई मान लो बिल्डिंग ले रखी है उसने, उसकी वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से, तो वो हम कैलकुलेट कर लें कि बाजार में उसका दाम क्या है, शेयर का, बॉन्ड का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी बिल्डिंग का, सबका टोटल इनका जोड़ दें हम, तो वो टोटल हो जाएगी मार्केट वैल्यू। तो ये है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क। तो देखो अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है मार्केट में, है कि नहीं? अगर हायर प्राइस है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से तो वो अच्छा अर्निंग कर रही है, ज़्यादा कमा रही है। लेकिन अगर जो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, उसकी मार्केट वैल्यू कम है, यानी कि उसके शेयर के दाम, बॉन्ड के दाम इतने अच्छे नहीं है, कम कमा रही है, उसकी अर्निंग कम होगी। तो ये हम पता लगा सकते हैं इससे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन देखो इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट अभी 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, बनाएगी। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी टर्म एंड होने वाली है, तो हर 5 साल या 5 साल खत्म होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाती है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसकी टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफाइन करेगी, नोटिफाइन करेगी, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। और ये तो पता है आपको, देखो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो 1952 में बनाया गया था, और ये इसका चेयरमैन कौन था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के? केसी नियोगी, केसी नियोगी याद रखना है। और जो पिछला 15th फाइनेंस कमीशन था उसका चेयरमैन कौन था?
नंद किशोर सिंह, NK सिंह, नंद किशोर सिंह। अभी कौन सा अपॉइंट होगा? 16th होगा, इसकी टर्म हो जाएगी ख़त्म। इसने 2021-22 से लेके 2025-26 तक रिपोर्ट दिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिए। यानी कि ये रिपोर्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट है ये काम करेगी 2025-26 तक। लेकिन अभी 16th फाइनेंस कमीशन जब अपॉइंट किया जाएगा तो ये देगा रिपोर्ट 25-26 से आगे के लिए, 25-26 से आगे के लिए। तो तब तक ये रिपोर्ट तैयार करेगा ना 25-26 तक, तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर ये देगा 25-26 से अगले 5 सालों के लिए। तो ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 280 में। और आर्टिकल 280 है जो अनुच्छेद 280 में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, इसके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को और इसके मेंबर को। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, या 5 साल से पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि देखो ये हर 5 साल में या 5 साल से पहले, ये दोनों बातें याद रखनी है। जब भी प्रेसिडेंट नेसेसरी समझे, प्रेसिडेंट को लगे कि 5 साल की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही अगला फाइनेंस कमीशन हम अपॉइंट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है 5 साल से पहले भी, या हर 5 साल में। 5 साल जब एंड हो जाएंगे तब कर सकते हैं, या 5 साल से पहले, दोनों बात याद रखनी है। देखो पूरे संविधान में क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस बेस पे हम अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को और उसके मेंबर को। लेकिन पार्लियामेंट को पावर दी हुई है संविधान ने कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन कर सकता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर की अपॉइंट करने की। तो इसी हिसाब से पार्लियामेंट ने 1951 में एक कानून बनाया, लॉ बनाया, जिसका नाम रखा द फाइनेंस कमीशन मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। तो ये पास किया। इस एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है, लेकिन संविधान में नहीं दी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे यूपीएससी फंसा देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करने की, तो उसका जवाब है ना, पार्लियामेंट बना सकता है और पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया हुआ है, तो एक्ट में दी हुई है। मैंडेट क्या? देखो इसकी ड्यूटी जो होती है कमीशन की, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रेसिडेंट मतलब किसके एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, वही प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है ये फाइनेंस कमीशन। क्या क्या रिकमेंडेशन करता है? तो ये रिकमेंडेशन कुछ याद रखनी है, सिफारिश। पहला तो ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है एक साल में, यानी कि जो भी टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, टैक्स से पैसा आया है, तो उस टैक्स के पैसे को कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा करती है। तो ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जितना पैसा आया है, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी टैक्स का पैसा आया है, तो इसके बारे में रिकमेंडेशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन करता है इसके बारे में। और कितना रेस्पेक्टिव शेयर कितना स्टेट को देना है, कितना अलोकेट करना है, सब कौन करता है रिकमेंड? फाइनेंस कमीशन। ग्रांट इन एड कितनी देनी है? ग्रांट इन एड को बोलते हैं अनुदान हिंदी में, कितनी देनी है स्टेट्स को ग्रांट इन एड, तो ये भी कौन डिसाइड करता है? मतलब रिकमेंड कौन करता है, डिसाइड नहीं कह सकते, रिकमेंड सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। डिसाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है अपना डिसीजन, तो रिकमेंडेटरी नेचर है इसका भी वैसे, लेकिन जो भी डिसीजन ये लेता है, जो भी रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है, वो मान ली जाती हैं। जो स्टेट है, स्टेट का भी अलग से कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है CFI कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो भी रेवेन्यू कमाता है उसमें जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी तरह से स्टेट का भी होता है ऐसे फंड, जो भी स्टेट टैक्स वगैरह से जो रेवेन्यू कमाता है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट में जमा होता है। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है, इस कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट में से कितना पैसा पंचायत या म्यूनसिपालिटीज़ को दिया जाना चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन। कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट देना चाहे, प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई साहब इसके बारे में मुझे बताओ, इसके बारे में रिपोर्ट दो, तो उसके बारे में फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करते हैं। फिर कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि कौन कौन मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में? एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन बोल सकते हो, चेयरपर्सन यानी कि मैन वुमन कोई भी हो सकता है, एक चेयरपर्सन, और 4 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 5। 1 चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर, टोटल 5 मेंबर होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखो याद रखना, संविधान में नहीं दी हुई है
कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे दी हुई है? एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, दूसरा एक्ट बना सकती है, और एक्ट बना के और क्वालिफिकेशन भी कर सकती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है उस एक्ट के हिसाब से? चेयरपर्सन है जो कमीशन के, वो देखो ऐसे पर्सन होंगे जिसको पब्लिक अफेयर के बारे में एक्सपीरियंस हो, उसी को चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। और किसके कहने पे? वो पता ही है आपको बॉस कौन है। जो मेंबर होते हैं 4 मेंबर, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? देखो एक मेंबर ऐसा होगा जो हाई कोर्ट का जज हो, दूसरा मतलब हाई कोर्ट का जज हो या उसके पास क्वालिफिकेशन हो कि हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके उसे, ऐसी क्वालिफिकेशन हो। दूसरा एक मेंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट की, गवर्नमेंट के अकाउंट और फाइनेंस की। तीसरा मेंबर ऐसा होना चाहिए कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल मैटर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसे इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज। तो उन मेंबर को अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है? यानी कि मेंबर जब अपॉइंट करे जाते हैं, टेन्योर कितने समय तक रहेंगे मेंबर, ये खुद प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं कि आपको कितने साल के लिए मेंबर बन के रहना है। क्या इन्हें दोबारा, मान लो 15वें फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर थे उन्हें 16वें फाइनेंस कमीशन में री अपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे उन्हें 16 में भी दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। जो इसकी रिकमेंडेशन देखो बाइंडिंग नहीं है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी जो सिफारिश है माने ही माने, फेर बदल भी कर सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो फाइनेंस कमीशन था 14th और 15th, मतलब किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इतना पैसा किस स्टेट को दिया जाना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ये देखो जो 14th फाइनेंस कमीशन था, एक तो याद रखना है 14th से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आया, मान लो 100 रुपये आए, उसमें से 32% यानी कि 100 में से 32 रुपये स्टेट को डिवाइड करते थे। सारे स्टेट को 32 रुपये देते थे, अलग अलग स्टेट को किसको कितना देना वो डिसाइड होता था इस क्राइटेरिया पे। मतलब 14 से पहले भी क्राइटेरिया अलग था, लेकिन ये समझ लो इस क्राइटेरिया पे जो दिए हुए हैं, क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे हम। यानी कि 100 में से 32 रुपये स्टेट में बांट दिए, बाकी के जो बचे हैं, कितने बचे बाकी के? 68 बचे, वो सेंटर के पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, बहुत सारी स्कीम चलाती है। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने स्टेट का शेयर बढ़ा दिया, 32 से 42 कर दिया, 42%। कि अब 100 में से 42 रुपये स्टेट में डिवाइड होंगे सारे स्टेट में, और बाकी के पैसे रहेंगे किसके पास? 58 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन 15th कमीशन आया, उसने 42 से 41% कर दिया, यानी कि 100 में से 41 रुपये सारे स्टेट में डिवाइड होंगे और बाकी के रह जाएंगे किसके पास? 59% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों ये 42 से 51 क्यों कर दिए? ये इसलिए कर दिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट हटा दिया ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो यूनियन टेरिटरी की देखभाल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए 1% घटा दिया था। यानी कि अब 100 में से 41 रुपये स्टेट में डिवाइड होते हैं और बाकी का रह जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा कौन कौन से क्राइटेरिया थे? ये देखो 14th फाइनेंस कमीशन में ये क्राइटेरिया थे, इनकम डिस्टेंस का 50%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पे 7.5% स्टेट को दिया जाता था, एरिया के आधार पे 15% पैसा दिया जाता था स्टेट को, और पॉपुलेशन के आधार पे 27.5%। अब पॉपुलेशन के आधार पे इतना दिया जा रहा है, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टेट की वो उतना ज़्यादा पैसा लेगा। यानी कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के आधार पर उसे ज़्यादा पैसा मिलता था। और सदर्न स्टेट हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा, जैसे केरल में हो गया या तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है यूपी बिहार के अपेक्षा। तो ये नाराज़ हो गए कि भाई साहब आप पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा दे रहे हो। ये बनता भी था, देखो जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन रुपया उसको ज़्यादा चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा स्कीम चलाई जा सके, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। लेकिन ये स्टेट नाराज़ हो गए, सदर्न स्टेट, कि मतलब हमारी जो मेहनत थी, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ये तो हमारी बेकार गई, इसको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। तो इसका सॉल्यूशन दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने, उसने नया क्राइटेरिया निकाल दिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये निर्धारित की कि 1971 से लेके 2011 तक के बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल किसने कितनी एफर्ट की हैं, कितने प्रयास किए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किस स्टेट ने। तो उसके लिए हम 12.5% रुपए देंगे।
जितना भी उसको पैसा दिया जाएगा उसमें से 12.5%। तो ये आपको एक परसेंटेज भी याद रखनी है इसमें। तो सबसे ज़्यादा देखो इनकम डिस्टेंस का ही दिया जाता है 15th फाइनेंस कमीशन तक 45%। उसके बाद दिया जाता है 15% पॉपुलेशन के आधार पे। ये क्राइटेरिया कम कर दिया, जो 14 में था 27.5 और 15 में कर दिया 15%, 15th फाइनेंस कमीशन में। फिर दिया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड या एरिया के आधार पे भी 15%, मतलब दोनों में बराबर बराबर दिया जाता है, एरिया और पॉपुलेशन में 15% 15%। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। और देखो पॉपुलेशन किसके आधार पे दिया जाता है, 1971 में जितनी पॉपुलेशन थी उसके आधार पे 15% दिया जाता है पैसा। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, कितना फॉरेस्ट और इकोलॉजी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रयास किए कितने स्टेट ने, तो इसके लिए 10% दिया जाता है। और फिर टैक्स एफर्ट, यानी कि टैक्स कलेक्शन करने में कितनी एफिशिएंसी दिखाई है किस स्टेट ने, उसके लिए 2.5%। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्राइटेरिया के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेवेन्यू सेंट्रल से स्टेट के बीच में। तो ये आपको याद रखने क्राइटेरिया। तो इसके बारे में यही था फाइनेंस कमीशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और फाइनेंस कमीशन वाला तो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज में है अभी, यहाँ पे देखो प्लानिंग की जा रही है, स्लॉथ बियर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रीलोकेट किया जाएगा स्लॉथ बियर को इस रिजर्व में। यहाँ पे देखो टाइगर रिजर्व इसलिए भी जाना जाता है कि इसमें टाइगर को री इंट्रोड्यूस किया था। इस टाइगर रिजर्व में टाइगर खत्म हो गए थे, तो यहाँ पे पहले पूरे वर्ल्ड में ही पहली बार टाइगर रिजर्व को अगर रीलोकेट किया गया था तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व था। कहाँ पे, ये राजस्थान में। तो स्लॉथ बियर को अभी यहाँ पे रीलोकेट किया जाएगा। ये है स्लॉथ बियर, भालू, इसको रिलोकेट किया जाएगा। तो लोकेशन कहाँ पे, इसकी लोकेशन जान लेते हैं किसकी, सरिस्का टाइगर रिजर्व की। ये देखो राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अरावली की पहाड़ियों पर लोकेटेड है। और यहाँ पे ये देखो हंटिंग रिजर्व की तरह है, यहाँ पे पहले हंटिंग की जाती थी, शिकार किया जाता था। 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया गया और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर ये चलाया गया था 1973 के लगभग, टाइगर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो उसके बाद इसको भी सरिस्का टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व, उससे पहले वाइल्ड लाइफ रिजर्व था सिर्फ ये। नेक्स्ट इसमें ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि पहला पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिजर्व था ये पहला जिसमें टाइगर को रीलोकेट किया गया था। और सरिस्का में देखो बहुत सारे फेमस टेम्पल, बहुत सारे महल पैलेसेस और बहुत सारी लेक मिलती हैं। जैसे देखो पांडुपोल, बानगढ़ फोर्ट, बानगढ़ का किला, अजायबगढ़, प्रतापगढ़, सिलीसेर लेक, ये झील मिलती है सिलीसेर लेक, और जयसमंद लेक, इतनी सारी लेक पाई जाती हैं यहाँ पे और महल पाए जाते हैं। ये टोपोग्राफी कैसी है इसकी, यानी कि यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ग्रास लैंड मिलता है, घास के मैदान, ड्राई डेसिडुअस शुष्क, ये पर्णपाती या पतझड़ के यहाँ पे मैदान मिलते हैं, पेड़ वगैरह घास के साथ साथ, फॉरेस्ट, क्लिफ, रॉकी लैंडस्केप, अरावली की पहाड़ियाँ तो हैं तो रॉकी लैंडस्केप तो होगा ही। तो ये सब कुछ पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सेना स्पेक्टाबिलिस। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये क्या है इतना पता होना चाहिए बस आपको। न्यूज में किस लिए आया वो बता देता हूँ मैं, लेकिन इतना जानने की जरूरत है नहीं। केरल का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका एक सेंटर है नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन। ये देखो प्लानिंग कर रहा है कि इसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, केरल में से कैसे इसको हटाया जाए इस प्लांट स्पीसीज को। ये ट्री है, एक पेड़ है, ये देखो ये पेड़ देख रहे हो, ये है सेना स्पेक्टाबिलिस। ये जब इंट्रोड्यूस किया था ना केरल ने हमारी कंट्री में, उस टाइम पे इसलिए किया था, देखो देखने में बहुत सुंदर सा लगता है कि चलो इसे रोड के आसपास इसे पैदा मतलब उगाएंगे, अच्छा लगेगा देखने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए लगाया गया था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पे इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज, तो इसलिए इसको इरेडिकेट करने के लिए प्लान बना रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए सारे के सारे पेड़ को। तो सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है, बस इतना याद रखना, इन्वेसिव स्पीसीज है, यानी कि एक पेड़ ऐसा है अगर ये जहाँ पे लगाया जाए तो ये सारे न्यूट्रिशन को खा जाता है और दूसरे पेड़ वगैरह जो रहते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं बचते सॉइल में, और सारे पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है उनको नुकसान होता है बाकी के पेड़ पौधों को वहाँ पे। लेकिन लगाया किस लिए गया था, ऑर्नामेंटल की तरह, यानी कि सजाने के लिए, सजावट की तरह से लगाया गया था। और कहाँ से लेके आए थे इसको, साउथ और सेंट्रल अमेरिका से,
साउथ और सेंट्रल अमेरिका से लेके आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा की फुल फॉर्म है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। तो क्या है प्रोजेक्ट और किसने चलाया, दो बातें जाननी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एक कंपनी, आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट, जिसने भी कंप्यूटर चलाया होगा, अधिकतर जो बाकी के कंप्यूटर हैं, एप्पल के कंप्यूटर को छोड़ के, लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़ के, बाकी के कंप्यूटर में लगभग माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है वो इंस्टॉल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल होता है, उसके बेस पे काम चलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च है जो, इसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एलोरा। देखो ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में भी जो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, कौन कौन स्टेप ले रहा है, तो उसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या है, पहला तो याद रखना है क्या है, किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने, और दूसरा किस लिए, इंडियन लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, जो रेयर इंडियन लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज हैं, भाषाएं जो लोकल लेवल पे बोली जाती हैं, लोकल पीपल बोलते हैं, जितना उनका बोलबाला नहीं है, यानी कि उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कल्चर को बचाने के लिए, उनकी लैंग्वेज को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट चलाएगा। इसमें डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा इंडियन लैंग्वेज का, यानी कि डिजिटल ऑनलाइन फॉर्म में वो उनकी जानकारी हो। तो इस प्रोजेक्ट का मेन गोल यही है कि टेक्नोलॉजी स्किल्स के जरिए इन्हेंसिंग बढ़ाई जाए एजुकेशन की, और लोकल लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए, और उनकी कल्चर को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा जाए। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ये जो कंपनी है, ये देखो अभी मेनली इसने 3 लैंग्वेज चुनी है, एक गोंडी, मुंडारी और ईदू मिसमी। ये गोंडी बोली जाती है सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लोग बोलते हैं इसे, ट्राइबल पीपल बोलते हैं, यानी कि आदिवासी लोगों की लैंग्वेज है। मुंडारी, ये मुंडा जो ट्राइब है, मुंडा जो ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी लोग, वो बोलते हैं इसे झारखंड में। ईदू मिसमी बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।